हेलो दोस्तों, तो कैसे यार आप लोग। आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे। तो जैसा कि यार हम लोग बीएससी फोर्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री देख रहे थे, क्वांटम मैकेनिक्स एंड एनालिटिकल टेक्निक्स, उसी का यूनिट 3 चल रहा था, मोलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो आज हम इस पे बात करने वाले यार बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, हुक का नियम। ठीक है, ये जो हुक नामक साइंटिस्ट, इनका नियम देखने वाले, हुक का नियम, या जिसे इंग्लिश पे हुक्स लॉ कहते हैं। तो हुक्स लॉ को आज बहुत ही सिंपल वे पे एकदम आसानी से समझेंगे। ठीक है, तो यार भाई प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखना। पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हुक्स लॉ, हुक का नियम। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। हुक का नियम आपका क्या होता है। ठीक है, तो आप भैया बात करते हैं हुक का नियम, हुक्स लॉ हमारा क्या होता है। ठीक है, तो देखो हुक्स लॉ होता क्या है, इससे समझते हैं। देखो हमने यहाँ पे क्या लिखा कि हुक्स लॉ होता क्या है। हेडिंग सबसे पहले लगी हुक का नियम, हुक्स लॉ। देखो यहाँ पे हमने लिखा हुक्स लॉ से आणविक कंपन। ठीक है, अर्थात जो आपके मॉलिक्यूल में जो वाइब्रेशन होते हैं अर्थात कंपन होते हैं के लिए वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी अर्थात कंपन आवृत्ति की गणना की जा सकती है। ठीक है, यहाँ पे लिख लेना की गणना, कंपन आवृत्ति की गणना की जा सकती। ठीक है, की गणना की जा सकती है। ठीक है, सिंपल हम कह रहे हैं कि हुक्स लॉ जो है, हुक का नियम जो है, इसके द्वारा आप क्या कर सकते हो, किसी मॉलिक्यूल में जो कंपन होता है उसकी जो कंपन आवृत्ति या वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी होती है उसकी आप गणना कर सकते हो। देखो ध्यान समझो क्या कहा जा रहा है। देखो मान लो कोई मॉलिक्यूल इस टाइप से, ठीक है, देखो मान लो एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हम HCl, ये एक प्रकार का मॉलिक्यूल है। ठीक है, HCl एक प्रकार का अणु है। इसका ये जो हाइड्रोजन, ये एक प्रकार का एटम हो जाएगा और एक एटम क्लोरीन हो जाएगा। तो इस टाइप से ये दो एटम है इस पे। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे HCl मान लो ले लिया। ठीक है, HCl एक प्रकार का अणु है जो कि दो परमाणु हाइड्रोजन और क्लोरीन से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, और इसके बीच में कुछ बॉन्ड भी होगा। ठीक है, इसके बीच में क्या होगा, कुछ बॉन्ड भी होगा, क्योंकि H जो होगा इस टाइप से Cl से जुड़ा होगा, तभी तो उसके बीच में एक बॉन्ड होगा। तो इस टाइप से दोनों परमाणुओं या दोनों एटम्स के बीच में क्या होगा, बॉन्ड होगा। मान लो ये हाइड्रोजन है और ये आपका क्लोरीन है। ठीक है, सिंपल सी ये बात है। देखो एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं, हम आपसे कह रहे हैं मान लो आपके पास कोई मॉलिक्यूल जैसे HCl है जो कि H और Cl से मिलकर बना था, दो परमाणुओं से मिलकर बना है। ठीक है, तो ये किसी बॉन्ड से जुड़ा होगा इस टाइप से। अब एक चीज़ यहाँ पे मान लो, हुक्स लॉ के अनुसार क्या करेंगे हम लोग, इस बॉन्ड को स्प्रिंग की तरह मानेंगे। ठीक है, हुक्स लॉ के अनुसार क्या करेंगे, इस बॉन्ड को हम लोग क्या मानेंगे कि स्प्रिंग की तरह, कि ये बॉन्ड स्प्रिंग है। ठीक है, बॉन्ड को क्या मानेंगे, स्प्रिंग की तरह। तो ये दो एटम है या दो परमाणु है जो कि एक स्प्रिंग या एक बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। ठीक है, एक बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। तो ये तो हमने एग्जाम्पल के लिए लिया था। आप देखो हम आपसे कह क्या रहे हैं, आप जैसे ये आपका दो मॉलिक्यूल, सॉरी दो एटम जुड़े हुए हैं। ठीक है, क्योंकि मॉलिक्यूल से एटम बनता है। तो जो आपका HCl का मॉलिक्यूल था उसके दो एटम या दो परमाणु हमने ले लिए। मान लो ये दो परमाणु है, इसके बीच में जो बॉन्ड है वो स्प्रिंग की तरह हम मान लेंगे हुक लॉ के अनुसार। आप देखो जब स्प्रिंग होती जैसे, तो स्प्रिंग में क्या होता है, वाइब्रेशन होता है, कंपन होता है। जब आप मान लो खींचो और छोड़ दो स्प्रिंग को तो उस पर क्या होता है, वाइब्रेशन होता है। ये स्प्रिंग इस टाइप से वाइब्रेशन करेगी और ये जो वाइब्रेशन करेगी तो इसकी कुछ वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी भी होगी, इसकी कुछ कंपन आवृत्ति जिसे बोलते हैं वो भी होगी। तो हुक लॉ के अनुसार ये जो मॉलिक्यूल के दो एटम हैं जिनके बीच में स्प्रिंग या बॉन्ड है, इसकी आप क्या कर सकते हो, आप वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी अर्थात कंपन आवृत्ति क्या मान निकाल सकते हो या कंपन आवृत्ति की गणना कर सकते हो। देख सकते हो हमने वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि हुक्स लॉ से आणविक कंपन, ये जो मॉलिक्यूल पे कंपन होता है, मॉलिक्यूल के दोनों एटम है ये, इनमें जो कंपन होता है, वाइब्रेशन होता है, इसकी जो वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी होती, कंपन आवृत्ति होती, इसकी गणना आप हुक लॉ के अनुसार कर सकते हो। ठीक है, कि हुक्स लॉ से आणविक कंपन अर्थात जो आपका मॉलिक्यूल में वाइब्रेशन होता है उसके लिए वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी अर्थात कंपन आवृत्ति की गणना की जा सकती है। यहाँ पे सही से लिख लेना, की गणना की जा सकती है। ठीक है, देखो यहाँ पे लिख भी देते हैं आपका, की गणना की जा सकती है। ठीक है, वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी की गणना की जा सकती है। ठीक है, अर्थात इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हो। ठीक है, की गणना की
जा सकती है। ठीक है, कि हुक्स लॉ से आप क्या कर सकते हो, जो अणुओं में कंपन होता है, वाइब्रेशन होता है, उसकी आप वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी का क्या कर सकते हो, वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, अगर आपको उसकी वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी की वैल्यू निकालनी तो आप हुक लॉ के अनुसार निकाल सकते हो। ठीक है, आप देखो इसमें आगे कहा गया इस नियम की व्युत्पत्ति किसी बॉन्ड को स्प्रिंग मानते हुए की जाती है। ठीक है, इस नियम, ये जो हुक का नियम है, इसकी आपकी उत्पत्ति किसके क्या मानते हुए की जाती है कि जो एटम इनके बीच में जो बॉन्ड है ये स्प्रिंग की तरह व्यवहार कर रहा है, इसको मानते हुए हुक लॉ की व्युत्पत्ति की जाती है। ठीक है, जैसा कि हमने आपसे पहले भी बताया था वही चीज़ यहाँ पे लिख भी दिया कि इस नियम की व्युत्पत्ति किसी बॉन्ड को स्प्रिंग मानते हुए की जाती है, कि जैसे स्प्रिंग में वाइब्रेशन होता है वैसे ही इस बॉन्ड को आपको स्प्रिंग मान लेना है। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात है हुक लॉ की। अभी इसका सूत्र भी जनरेट करेंगे, टेंशन ना लो। सिंपल पहले ये समझो हुक का नियम क्या है। हुक का नियम ये कहता है, मान लो कोई मॉलिक्यूल है, उसके जो दो एटम है उनके बीच में जो बॉन्ड है उसे स्प्रिंग आपको मान लेना है, और उसके बीच में जो वाइब्रेशन होगा, उसकी जो वाइब्रेशन है मॉलिक्यूल पे जो वाइब्रेशन अर्थात कंपन है, उसकी जो कंपन आवृत्ति होती है या वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी होती है, उसकी गणना आप हुक लॉ के अनुसार कर सकते हो। ठीक है, अभी आपको सूत्र पता चलेगा, उससे आप वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी निकाल पाओगे। ठीक है, तो इतना लिखने के बाद आपको नीचे लिखना है, यदि किसी स्प्रिंग से M1 व M2 द्रव्यमान के दो एटम जुड़े हो, जैसे ये स्प्रिंग है, इसमें मान लो M1 व M2 द्रव्यमान के दो एटम जुड़े हो, तो निकाय की वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी फोर्स कांस्टेंट, जिसे हिंदी पे बल नियतांक कहते हैं। ठीक है, वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी अर्थात कंपन आवृत्ति, फोर्स कांस्टेंट अर्थात बल नियतांक के स्क्वायर रूट अर्थात वर्गमूल के समानुपाती होती है, तथा जो उसका समानीत द्रव्यमान रेड्यूस्ड मास होता है उसके स्क्वायर रूट के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये है हुक का नियम। ठीक है, ये है हुक का नियम। सबसे पहले था कि हुक्स लॉ से आणविक कंपन के लिए वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी की गणना की जा सकती है, और इस नियम की व्युत्पत्ति किसी बॉन्ड को स्प्रिंग मानते हुए की जाती है। फिर लिखा गया यदि किसी स्प्रिंग से M1 व M2 द्रव्यमान के दो एटम आपके पास हो, ठीक है, एक एटम M1 द्रव्यमान का है, दूसरा एटम आपके पास क्या है, M2 द्रव्यमान का है, तो निकाय की जो वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी होगी, जो निकाय, ये जो आपका निकाय बना हुआ है, ये आपका दोनों एटम जो जुड़े हुए हैं स्प्रिंग से, इसकी जो वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी होगी, जिसे हम लोग न्यू से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, आवृत्ति को इस टाइप से न्यू से प्रदर्शित किया जाता है। कह रहा है वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी जो होगी फोर्स कांस्टेंट, जिसे बल नियतांक कहते हैं, के बल नियतांक के ठीक है, फोर्स कांस्टेंट या बल नियतांक के स्क्वायर रूट का मतलब वर्गमूल इस टाइप से लगा लेना है, वर्गमूल के समानुपाती, अर्थात यहाँ पे प्रोपोर्शनल का चिन्ह लग जाएगा। ठीक है, तो न्यू प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, अंडर रूट के। ये बात आपसे हुक ने कही। ठीक है, कहा गया कि जो आपकी वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी होगी, इस निकाय की जो कंपन आवृत्ति होगी, ये फोर्स कांस्टेंट जिसे बल नियतांक कहते हैं, इसके स्क्वायर रूट अर्थात वर्गमूल के समानुपाती होगी, अर्थात न्यू प्रोपोर्शनल में हो जाएगा अंडर रूट के। इसे मान लो समीकरण नंबर 1। फिर आगे कहा गया तथा समानीत द्रव्यमान के स्क्वायर रूट के व्युत्क्रमानुपाती, अर्थात ये जो आवृत्ति होगी ये आपके समानीत द्रव्यमान, जिसे रेड्यूस्ड मास कहते हैं। जैसे इसका M1 M2 है, तो जो रेड्यूस्ड मास म्यू इक्वल टू आता है वो आता है M1 M2 अपॉन में M1 प्लस M2। ठीक है, ये म्यू जो होता है इसे रेड्यूस्ड मास बोलते हैं, समानीत द्रव्यमान बोलते हैं। ये आता है M1 M2 बटे में M1 प्लस M2। तो ये जो हो जाएगा, आपसे कह रहा है समानीत द्रव्यमान के स्क्वायर रूट के व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, इस बार व्युत्क्रमानुपाती कह रहा है तो 1 के बटे में हो जाएगा। ठीक है, 1 के बटे में म्यू। ठीक है, इस टाइप से देखो ये, और इसे मान लो इक्वेशन नंबर 2। ये बात आपका हुक ने कही। देखो ध्यान से समझ लो, एकदम आसान है। आपसे कहा गया यदि किसी स्प्रिंग से M1 व M2 द्रव्यमान के दो एटम जुड़े हो, तो निकाय की जो वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी न्यू होगी वो आपका फोर्स कांस्टेंट, जिसे के से प्रदर्शित करते हैं, इसके स्क्वायर रूट अर्थात वर्गमूल के समानुपाती होती, तथा समानीत द्रव्यमान म्यू के कह रहा है, देखो समानीत द्रव्यमान के स्क्वायर रूट के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती, अर्थात आपका न्यू प्रोपोर्शनल 1 अपॉन अंडर रूट म्यू। ठीक है, म्यू है आपका समानीत द्रव्यमान और ये न्यू आवृत्ति है। अब यहाँ से लिखेंगे क्या, समीकरण 1 व 2 से। यहाँ से हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से। आप समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, देखो समीकरण 1 व 2 से ये जो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों में न्यू है। ठीक है, तो न्यू यहाँ पे लिख लो और समानुपाती का चिन्ह, यहाँ पे ऊपर रूट के है और नीचे में 1 अपॉन रूट यू, अर्थात रूट के अपॉन यू, इस टाइप से हो जाएगा।
ठीक है, सॉरी यू कह रहा है, म्यू है ये, ठीक है, इसे पढ़ते हैं म्यू। देख लो ध्यान से, ये जो आपका न्यू प्रोपोर्शनल अंडर रूट के है और यहाँ पे न्यू प्रोपोर्शनल 1/√μ है, ठीक है, इसे म्यू पढ़ेंगे, इसे न्यू पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस पे आपका क्या हो जाएगा, जब दोनों साइड यही है न्यू आपका, तो इससे ये आवृत्ति है वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी, और प्रोपोर्शनल का चिन्ह ऊपर आपका रूट के है, नीचे रूट यू, तो एक ही लिख दिया आपका। और फिर जब इस पे प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटेगा तो यहाँ पर से एक कांस्टेंट आ जाएगा 1/2π, ठीक है, और ये आपका हो जाएगा k/μ, ठीक है। के क्या है यहाँ पे सबको पता है ना, के है फोर्स कांस्टेंट और म्यू है समानीय द्रव्यमान। अब आप चाहो तो यहाँ पे जो m1 m2 बटा m1 + m2 इसकी वैल्यू भी रख दो अगर, ठीक है। इसको देखो, इसको आप चाहो तो समीकरण 1 मान लो। यहाँ पे कितने समीकरण हो चुके हैं, 2, पहला दूसरा, अब इसे 3 मान लो, ये इक्वेशन नंबर 3 होगी। आप देखो अगर हम यहाँ पे म्यू की वैल्यू रख दें m1 m2 बटे m1 + m2, तो आपका 1/2π √ k अपॉन में अगर आप ये वैल्यू रखते हो m1 m2 बटे में m1 + m2, m1 m2 बटे में m1 + m2, ये वैल्यू अगर रखते हो तो ये जो m1 + m2 ये ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से m1 + m2 को हटा देंगे और ऊपर चला जाएगा ये m1 + m2, ठीक है। इस टाइप से देख लो, ठीक है। एक ये आपका समीकरण 3 बना था, इस टाइप से भी आप बना सकते हो समीकरण 4 को। देख लो ध्यान से कैसे बना आपका, ये है वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी, आप इसी का मान निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये आप देखो, अभी ये केवल फ्रिक्वेंसी, वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी अब आएगी। देखो पहले इतना समझ लो, इतना सबको समझ में आया कि नहीं। देखो न्यू प्रोपोर्शनल हुआ √ के, क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि आपसे कहा गया जो कंपन आवृत्ति होगी वो आपके फोर्स कांस्टेंट के स्क्वायर रूट के समानुपाती होगी, अर्थात के √ के समानुपाती। फिर न्यू जो होगा सामान्य द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होगी √ के, तो 1/√μ, ठीक है। फिर समीकरण 1 व 2 से दोनों साइड न्यू था, तो इसे ऐसे लिख दिया, प्रोपोर्शनल √k/μ ऐसा हो गया, ठीक है। अब जब प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटेगा तो 1/2π कांस्टेंट के रूप में आ जाएगा, ये आ जाएगा, और k/μ की वैल्यू होती है m1 m2 बटे में m1 + m2, जो कि सामान्य द्रव्यमान है, ठीक है, या रिड्यूस्ड मास है, उसे लिखा था। तो यहाँ पे ये जो m1 + m2 नीचे था ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ऊपर जाने के बाद ये हो जाएगा। अब देखो आपका यहाँ पर से न्यू बार, ठीक है, न्यू बार इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है आपका क्या, ठीक है, न्यू बार इक्वल टू फॉर्मूला होता है ν/c, ठीक है। न्यू बार इक्वल टू फॉर्मूला होता है ν/c। तो यहाँ पर से आप कर सकते हो कि आपका देखो न्यू, यहाँ पे अगर यहाँ पर हम मान रख दे तो न्यू बार इक्वल टू आ जाएगा, न्यू की वैल्यू ये है और बटे में c, तो 1/2πc और √k m1 + m2 और अपॉन में m1 m2, इसको आप समीकरण 5 मान सकते हो, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला आएगा वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी निकालने का, ये न्यू बार वाला, ठीक है। यहाँ पे आप सारी वैल्यू रख के न्यू बार की वैल्यू निकाल सकते हो। सिंपल देखो, न्यू बार इक्वल टू हमने कहा, यहाँ लिख लेना नीचे, चूँकि न्यू बार इक्वल टू ν/c, c क्या है यहाँ पे, प्रकाश की चाल है। अभी आपको बता देंगे इसमें क्या चीज़ क्या है, k क्या है, m1 क्या है, m2 क्या है, सब कुछ बताएंगे, ठीक है। पहले इतना देख लो, इतना आया था पहले, फिर जब प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटा 1/2π आया, फिर म्यू की वैल्यू रखी m1 m2 बटा m1 + m2, तो ये हो गया आपका। फिर इसके बाद कहा म्यू बार इक्वल टू ν/c होता है, तो म्यू बार इक्वल टू, देखो आप जब म्यू की वैल्यू इतनी है इसको रखोगे यहाँ पे, और बट्टे में क्या है c, तो बट्टे में c आ जाएगा, म्यू बार इक्वल टू 1/2πc √k m1 + m2 बटा m1 m2। यही हुक का नियम है, ठीक है, यही हुक्स लॉ है आपका, हुक का नियम है, देख सकते हो इतनी वैल्यू आएगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको देखो हम यहाँ पे आपका छोटा सा लिख दें कि इसमें क्या चीज़ क्या है और इसका मात्रा क्या होता है, ठीक है, फिर आपको और अच्छे से पूरा समझा दें, ठीक है। तो देख सकते हो सारा चीज़ हमने यहाँ पे लिख दिया कि आपका न्यू बार क्या है, सेंटीमीटर इनवर्स में कंपन आवृत्ति या वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी है, और यहाँ पे जो c क्या है, c है प्रकाश का वेग सेंटीमीटर/सेकंड पे, अर्थात प्रकाश की चाल या प्रकाश की वेलोसिटी, ठीक है। और यहाँ पे k क्या है, k आपका डाइन/सेंटीमीटर में फोर्स कांस्टेंट है, और m1 और m2 क्या है, m1 व m2 परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर 1 और 2 के क्या है, द्रव्यमान है। तो ये आपका पूरा हुक का नियम है, हुक्स लॉ। ये जो आपका न्यू बार आया
वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी या कंपन आवृत्ति है, इसी का मान आप इसी हुक का ये जो आपका समीकरण आता है इसी के द्वारा आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। तो देखो यार एक बार इसे पूरा फिर से समझ लो जिससे आपका एकदम क्लियर हो जाए। देखो सबसे पहले हमने कहा था हुक्स लॉ से आणविक कंपन के लिए अर्थात जो मॉलिक्यूल में होने वाले कंपन है उसके लिए वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी अर्थात कंपन आवृत्ति की गणना की जा सकती है। फिर कहा इस नियम की व्युत्पत्ति किसी बॉन्ड को स्प्रिंग मानते हुए की जाती है। देख सकते हो दो एटम थे, इसके बीच में ये जो स्प्रिंग लगी है ये एक बॉन्ड है, ठीक है, बॉन्ड को स्प्रिंग माना गया है। फिर कहा गया यदि किसी स्प्रिंग से M1 व M2 एटम, ठीक है, M1 व M2 द्रव्यमान के दो एटम जुड़े हैं और निकाय की वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी जो होगी फोर्स कांस्टेंट के स्क्वायर रूट के समानुपाती होगी, तो ये वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी फोर्स कांस्टेंट के ये फोर्स के जो है फोर्स कांस्टेंट है अर्थात बल नीतांक है, तो इसके स्क्वायर रूट के आपके समानुपाती होती है तथा समानीय द्रव्यमान म्यू के आपका स्क्वायर रूट के व्युत्क्रमानुपाती होती है अर्थात न्यू प्रोपोर्शनल 1/में म्यू। इसे माना समीकरण 2, समीकरण 1 व 2 से न्यू प्रोपोर्शनल है √k/म्यू। तो यहाँ से आपका जब प्रोपोर्शनल हटेगा 1/2 आ जाएगा, तो न्यू इक्वल टू 1/2 √k/म्यू, ठीक है। फिर न्यू इक्वल टू 1/2, अब म्यू की वैल्यू रख देंगे M1 M2 बटा M1 + M2, तो ये आ जाएगा आपका। इसे समीकरण 4 मान सकते हो, ये भी हुक का नियम है। या आप चाहो तो यहाँ से न्यू बार इक्वल टू न्यू/c रख के देखो न्यू की जगह ये वाली पूरी वैल्यू रख देना, यहाँ पे 1/2 और ये अंडर में k M1 + M2 बटा M1 M2 इसको रख दोगे तो ये वाला आपका आ जाएगा। यही हुक का नियम का सूत्र है, ठीक है। और यहाँ पे न्यू बार है सेंटीमीटर इनवर्स में कंपन आवृत्ति, c प्रकाश का वेग, k डाइन पर सेंटीमीटर फोर्स कांस्टेंट, M1 व M2 परमाणु मतलब M1 में M2 जो है परमाणु क्रमांक 1 और 2 के द्रव्यमान है, ठीक है। जिसका मतलब जैसे आपका परमाणु क्रमांक 1 किसका होता है, ठीक है, उसी का आपका और परमाणु क्रमांक 2 के द्रव्यमान है, ठीक है। तो ये था आपका हुक का नियम। इसके द्वारा आप क्या कर सकते हो, किसी मॉलिक्यूल में जो कंपन होते हैं उसकी वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी या कंपन आवृत्ति की गणना कर सकते हो। तो आशा करते हैं यार सबको समझ में होगा। तो समझ में आया यार तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है BSc 4th सेमेस्टर केमिस्ट्री की, उस पर जाके आप लोग और भी वीडियो देख सकते हो। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो।